नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सीनियर सेकेंडरी भौतिक वीडियो लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हम बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक प्रचलित प्रश्न को हल करना सीख रहे हैं, जिसमें एक रेडियोधर्मी तत्व की विघटन या क्षय प्रक्रिया में अर्धायु क्या है उसे जानकर अर्धायु से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न करना जानेंगे। साथ ही साथ हम रेडियो सक्रिय क्षय में औसत आयु क्या है इसे भी जानेंगे। समझते हैं रेडियो सक्रिय क्षय में अर्धायु से संबंधित विषय वस्तु। शुरू करते हैं। रदरफोर्ड और सोडी के रेडियोधर्मी पदार्थ की क्षय के नियम के अनुसार अगर रेडियो सक्रिय नाभिक की उपस्थित संख्या n हो तो उन संख्या में समय के साथ परिवर्तन की दर उपस्थित रेडियो सक्रिय नाभिक संख्या के समानुपाती है। अगर अधिक संख्या में रेडियोधर्मी नाभिक होंगे तो उनमें विघटन की दर भी समय के साथ अधिक मान रखेगी। समानुपाती संबंध को बराबर का समीकरण बनाने के लिए स्थिरांक क्षयांक का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी एक नाभिकीय संरचना के लिए सार्वत्रिक नियतांक है और अलग अलग नाभिकीय संरचनाओं के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि समय के साथ उपस्थित नाभिक संख्या लगातार कम हो रही है। dn/dt अनुपात एक ऋणात्मक मान रखता है। ये अवकलन रूप रेडियो सक्रिय क्षय के नियम का केवल तब लागू किया जा सकता है जब अध्ययन का समय काल dt अल्प हो। अधिक समय पे, क्योंकि ये संख्या n स्थिर नहीं रहेगी, ये लगातार कम होती है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे अगर हम समाकलन करते हैं तो किसी समय t पे उपस्थित नाभिकों की संख्या अगर शुरू में नाभिक संख्या n0 हो तो वो एक चरघातांकी क्षय रूप धारण कर लेती है। n=n0 e⁻⁻ जो ये बता रहा है कि समय बढ़ने के साथ रेडियोधर्मी तत्व के सक्रिय उपस्थित नाभिकों की संख्या लगातार कम होती है। शुरू में जब नाभिकों की संख्या अधिक है तो क्षय की दर भी अधिक है, और उत्तरोत्तर जब नाभिकों की संख्या कम होती है तो क्षय की दर कम होने से उपस्थित नाभिक और समय के आलेख का ढाल कम होता जाता है और एक चरघातांकी प्राकृतिक लेखा चित्र नाभिक संख्या और समय के बीच में हमें प्राप्त होता है, जो बता रहा है कि किसी भी समय पे क्षय हुआ अंश dn/n समान समय में समान रहता है। अगर अधिक संख्या में नाभिक उपलब्ध है तो क्षय की मात्रा भी अधिक है, और अगर नाभिकों की संख्या कम हो गई है तो क्षय की मात्रा भी कम हो जाती है। रेडियो सक्रिय क्षय प्रक्रिया में किसी रेडियोधर्मी तत्व के नाभिकों में स्वतः और सतत विघटन के कारण रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थित सक्रिय नाभिकों या परमाणुओं की संख्या लगातार सतत रूप से नियमित चरघातांकी तरीके से घटती चली जाती है, और वो समय अंतराल जिसमें उपस्थित नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है, उस समय काल को हम अर्धायु कहते हैं। तो किसी भी एक अर्धायु काल में जो भी रेडियोधर्मी तत्व के नाभिकों की संख्या होगी वो आधी मात्रा में क्षय हो जाएगी और उपस्थित मात्रा प्रारंभिक मात्रा की केवल आधी रह जाएगी। और ये अर्धायु काल किसी एक रेडियोधर्मी नाभिक कंपोजिशन संगठन के लिए नियतांक है, वो समय के साथ भी बदलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब अध्ययन का समय अर्धायु काल t½ के बराबर हो गया है तो उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी रह गई है। हम इस समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जगह पे प्रारंभिक की आधी रख देते हैं और समय के लिए अर्धायु काल t½ रख देते हैं और हल करते हैं तो अंश में दोनों तरफ प्रारंभिक रेडियोधर्मी नाभिक संख्या n0 काटने पर और इसे उल्टा करने पर हम कह सकते हैं कि चरघातांक e⁻λ का मान 2 के बराबर है। चरघातांक की घात एक्सपोनेंट पावर को हटाने के लिए दोनों समीकरण के भागों में नेचुरल लॉग अगर लिया जाता है तो नेचुरल लॉग e⁻⁻ नेचुरल लॉग 2 के बराबर हो गया है। एक्सपोनेंट की घात और नेचुरल लॉग एक दूसरे के उत्क्रम फंक्शन है जो एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, और पहला अंक λ जिस पे पहला फंक्शन लग रहा है वही अंतिम उत्तर हो जाएगा। तो हम पाते हैं कि क्षयांक लैम्ब्डा और अर्धायु दोनों का गुणनफल नेचुरल log 2 एक नियतांक रूप ले लेता है। नेचुरल log 2 को log 2 जिसका आधार 10 है उसमें बदला जा सकता है, और उसके लिए हमें नेचुरल log 10 लेना पड़ेगा, और 10 का ई आधार वाले नेचुरल log पर मान 2.303 है और log 2 का मान 0.3010 है। दोनों का गुणा करें तो हम पाते हैं कि क्षयांक और अर्धायु काल का गुणनफल एक नियतांक नेचुरल log 2 जिसका मान 0.6931 आता है
हम इसे याद भी कर सकते हैं। ये 0.7 के आसपास एक संख्या है और इसमें 3, 6 और 9 का प्रयोग हो रहा है। ये 0.6931 हमें प्राप्त हो गई है। तो हम कह सकते हैं वो रेडियोधर्मी संगठन जिनमें छयांक का मान अधिक है उनमें क्षय की दर अधिक होगी और उनकी संख्या आधी होने का समय t½ उसी अनुरूप कम हो जाएगा, क्योंकि छयांक और अर्धआयु का गुणनफल नियतांक है। एक रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय प्रक्रिया में उसके छयांक और अर्धआयु का गुणनफल नेचुरल लॉग 2 एक नियतांक 0.6931 मान रखता है। अतः छयांक और अर्धआयु में से अगर कोई एक हमें ज्ञात हो तो हम दूसरे की गणना इस सूत्र से कर सकते हैं। किसी एक नाभिकीय संगठन के लिए छयांक का मान नियत है तो उसकी अर्धआयु भी नियत होगी, अर्थात जितने समय काल में वो पहली बार अपनी प्रारंभिक संख्या का आधा होता है उतने ही समय काल में हर बार जो भी संख्या होगी उसका आधा मान वो प्राप्त कर लेगा। तो अगर पहली अर्धायु में ये आधा हो रहा है तो दूसरी अर्धायु में वो आधे का भी आधा 1/4 रह जाएगा। इसी तरह से तीसरी अर्धायु में जो पूर्व चौथाई मान है उसका आधा वो 1/8 मान प्राप्त कर लेगा। अलग अलग नाभिकीय संरचनाओं के लिए अर्धायु के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। पोलेनियम जो बहुत अधिक सक्रिय रेडियोधर्मी नाभिकीय संगठन है जिसमें बहुत तेज छयांक का मान है, उसकी अर्धायु अत्यंत अल्प 10⁻⁻5 सेकंड, केवल 10 माइक्रोसेकंड है। और वो अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के विघटन से पुत्री नाभिक के रूप में प्राप्त भी होता है तो वो तत्काल क्षय होके अपनी मात्रा को कुछ ही पलों में नगण्य मात्र कर लेता है। वहीं रेडोन 222 जो गैस रूप में है उसकी अर्धायु एक सामान्य 3.8 दिन का मान रखती है, अर्थात रेडोन 222 की मात्रा को आधा होने में 3.8 दिन लगेंगे। इसी तरह से रेडियम 226, कार्बन 14 या यूरेनियम 238 की अर्धायु काफी अधिक है, 1620 साल है रेडियम 226 की, 5760 है कार्बन 14 की और 4.5 गुणा 10⁹ साल है यूरेनियम 238 की। इन सभी नाभिकीय संगठनों में क्षय की प्रक्रिया बहुत धीमे चलती है। एक जीवाश्म में कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों की मात्राएं उपलब्ध होती हैं। अगर वो जीवित अवस्था में हो तो ये मात्राएं एक निश्चित अनुपात रखती हैं, लेकिन मृत अवस्था में जीवाश्म में कार्बन 12 तो स्थिर स्थायी रहता है, क्योंकि एक स्थिर नाभिक के लिए जब क्षय नहीं होता, छयांक 0 है, तो अर्धायु अनंत होगी, वो क्षय नहीं होगा, नियत बना रहेगा। तो कार्बन 12 की मात्रा जीवाश्म में नियत है और कार्बन 14 की मात्रा 5760 साल में आधी रह जाती है। तो एक जीवाश्म में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्राओं का अनुपात ज्ञात करके जीवाश्म की आयु का अंकन किया जा सकता है। इसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो कार्बन 14 आइसोटोप की मदद से हम जीवाश्मों की आयु का अंकन कार्बन डेटिंग से करते हैं। वहीं यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 दोनों की अर्धायु में अंतर है। यूरेनियम 238 की अर्धायु 4.5 गुणा 10⁹ साल है, वहीं यूरेनियम 235 इसकी तुलना में ज्यादा अधिक क्षय की दर रखता है और उसकी अर्धायु 10⁸ साल के आसपास है। अगर हम कल्पना करें कि यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 दोनों की मात्राएं इस पृथ्वी की उत्पत्ति के समय एक समान थी और वर्तमान यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 की मात्राओं की तुलना करें तो यूरेनियम 235 केवल 0.7% है। तो हम यूरेनियम 238 और 235 की मात्राओं के तुलनात्मक अध्ययन से पृथ्वी की आयु का भी अंकन कर सकते हैं, जो ये बता रहा है कि यूरेनियम 238 की अभी 2 अर्धायु भी नहीं हुई हैं और यूरेनियम 235 100 के आसपास अर्धायु के बाद काफी अल्प रह गया है। यूरेनियम 238 में रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया काफी धीमी है, इसका क्षयांक का मान अल्प है और इसका अर्ध आयु काल काफी अधिक 4.5 × 10⁹ वर्ष है। हमें पूछा गया है कि एक वर्ष में इसका कितना अंश क्षय हो जाएगा। तो अगर हम यूरेनियम 238 की अर्धायु को देखें 4.5 × 10⁹ वर्ष, इसकी तुलना में एक वर्ष का ये जो अध्ययन समय काल है ये बहुत छोटा समय अंतराल है और ऐसी स्थिति में हम रेडियो सक्रिय क्षय का ये जो अवकलन रूप है, क्षय की दर उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती है और क्षयांक समानुपाती स्थिरांक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्षयांक का हमारा रूप हो गया है प्रति एकांक उपस्थित नाभिक संख्या की क्षय हुई अंश और समय अंतराल का अनुपात ही क्षयांक है। तो हम कह सकते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय हुआ अंश उपस्थित n परमाणुओं में से जो अल्प संख्या क्षय हो जाती है dn,
वो अनुपात छयांक और समय अंतराल का गुणनफल है। और अगर हम समय अंतराल dt को एकांक ले लेते हैं, 1 वर्ष ले लेते हैं, और 1 वर्ष अर्धायु की तुलना में छोटा समय काल है, तो ये अवकलन सूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है और 6 की मात्रा भिन्नात्मक अंश भाग में dn/n छयांक के बराबर हो जाएगी। और छयांक और अर्धायु जो दी हुई है हमें, उन दोनों का गुणनफल नेचुरल लॉग 2 0.6931 है। तो हम कह सकते हैं कि छयांक 0.6931 में अर्धायु का भाग देने से आ जाएगा। और हल करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट जो 6 हुआ है dn/n, जिसकी हमें आंशिक 6 मात्रा ज्ञात करनी है, वो अत्यंत अल्प 1.5 गुणा 10 की घात -10 अंश हमें प्राप्त हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि यूरेनियम 238 का केवल 10 की घात -10वां अंश ही 1 साल के समय अंतराल में 6 होगा, जो अत्यंत अल्प नगण्य माना जा सकता है। वह समय काल जिसमें एक रेडियोधर्मी तत्व की नाभिक संख्या आदि 6 हो जाती है, उसे हम अर्धायु काल कहते हैं। और एक अर्धायु काल के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण सूत्र को हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी मदद से सभी संख्यात्मक प्रश्न करना बेहद आसान हो जाता है। किसी समय t पर रेडियोधर्मी नाभिकों की संख्या n को हम प्रारंभिक संख्या n0 के साथ यूं चरघातांक के 6 रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां लैम्ब्डा छयांक है और समय t के साथ उपस्थित नाभिकों की संख्या लगातार सतत रूप से चरघातांक के रूप से घटती है। हम उपस्थित नाभिक संख्या और प्रारंभिक संख्या का अनुपात को e की घात -λt लिख सकते हैं। और हमें मालूम है जब समय t अर्धायु काल के बराबर हो जाता है तो यह अनुपात आधा रह जाता है। उपस्थित नाभिकों की संख्या n प्रारंभिक संख्या की केवल आधी रह जाती है, तो t की जगह t½ रखने पर e की पावर -λt आधा हो गया है। अब हम इस n और n0 के अनुपात को किसी समय t पर उपस्थित नाभिक संख्या और प्रारंभिक संख्या के अनुपात को e की पावर -λt को t½ अंश और हर दोनों में घात के ऊपर गुणा करने पर यूं लिख सकते हैं। और लैम्ब्डा और अर्धायु का गुणनफल e की घात पर जब माइनस घात के साथ चढ़ाया जाता है तो वो आधे के बराबर है, ये हमें जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में किसी समय t पर उपस्थित नाभिक संख्या और प्रारंभिक संख्या का अनुपात आधा की घात t और अर्धायु का अनुपात हो गई है। और इस सूत्र की मदद से किसी समय t पर उपस्थित नाभिक संख्या और प्रारंभिक संख्या का अनुपात मालूम हो तो अर्धायु ज्ञात की जा सकती है। और अगर अर्धायु ज्ञात है तो किसी समय t पर उपस्थित नाभिक और प्रारंभिक नाभिक संख्या में क्या अनुपात होगा, उसकी गणना की जा सकती है। किसी रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। इसी तरह से 6 की दर, विघटन की दर, सक्रियता भी नाभिक संख्या के समानुपाती होती है। तो हम किसी समय t पर उपस्थित नाभिक संख्या और प्रारंभिक नाभिक संख्या के अनुपात को समय t पे द्रव्यमान और प्रारंभिक द्रव्यमान का अनुपात या समय t पे सक्रियता और प्रारंभिक सक्रियता के अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। और ये तीनों अनुपात 1/2 की घात t/t½ है, जहाँ t½ अर्धायु है और t हमारे अध्ययन का समय काल है। और इस सूत्र को इस्तेमाल करते समय ये जो सारणी है, तालिका है, इसका भी हम उपयोग करके गणनाओं को बहुत सहज बना सकते हैं, खासतौर से तब जब हमारा अध्ययन समय काल t अर्धायु काल का गुणज रूप रखता हो। अगर अध्ययन काल t और अर्धायु का अनुपात n पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 या 10 मान रखे तो इस समीकरण के दाएं भाग में जो हर संख्या है 2, उसकी घात n का रूप 2 की घात 1, 2, 2 की घात 2, 2 बार 2 और 2 का गुणा करें तो 4, 3 बार 2 और 2, 2 का गुणा करें तो 8, 2 की घात 4, 16 और इसी तरह से 2 की घात 5, 32 और 2 की घात 10। वैसे तो 1024 है, लेकिन हम इसे सहज सरल रूप में 1001 की 1 किलो भी कह सकते हैं। तो अगर हमारा अध्ययन काल अर्धायु का 1 गुना है तो हमारे समय t पर उपस्थित मात्रा, संख्या या सक्रियता प्रारंभिक मात्रा, नाभिक संख्या या सक्रियता के साथ जो अनुपात रखेगी वो आधा हो जाएगा, अर्थात आधे नाभिक विघटित हो जाएंगे और आधे शेष रहेंगे। इसी तरह से 2 अर्धायु में उपस्थित मात्रा 1/4 हो जाएगी, 25% रह जाएगी और 75% 3/4 अंश विघटित हो जाएगा। इसी तरह से 3 अर्धायु में उपस्थित मात्रा 1/8 12.5% और 6 हुई मात्रा 7/8 अंश हो जाएगी। इसी तरह से 4 अर्धायु के बाद ये 1/16 रह गई है, 5 अर्धायु बाद ये 1/32 केवल 3.125% रह गई है। इसी तरह से 10 अर्धायु बाद एक रेडियोधर्मी पदार्थ 1000वां अंश मात्र रह जाएगा, उसकी मात्रा 0.1% मात्र उपस्थित रह जाएगी और 99.9% अंश विघटित हो जाएगा।
अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का 7/8 अंश 6 घंटे में क्षय हो जाता है तो उसी पदार्थ का 15/16 अंश के क्षय होने का समय हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हमें रेडियोधर्मी क्षय में जो चरघातांकी परिवर्तन होता है उसमें उपस्थित अंश प्रारंभिक मात्रा के साथ अनुपात का संबंध है, तो हमें क्षय हुए अंश से अविकसित उपस्थित पदार्थ का अंश ज्ञात करना जरूरी है। तो अगर हमें प्रारंभिक मात्रा में क्षय हुए 7/8 अंश को अगर हम घटा देते हैं तो 6 घंटे के बाद जब 7/8 अंश क्षय हो गया है तो रेडियोधर्मी पदार्थ का उपस्थित अंश 1/8 रह जाएगा। और 8 को अगर हम 2 की घात 3 रखें तो हम कह सकते हैं कि उपस्थित संख्या और प्रारंभिक संख्या में हर की घात 2 जो आया है 3 है। तो ये जो स्थिति है 1/8 रहने की स्थिति वो 3 अर्धायु काल के संगत है, क्योंकि एक अर्धायु में आधा, 2 अर्धायु में आधे का आधा 1/4 और 3 अर्धायु में उस बचे हुए 1/4 का भी आधा 1/8 हो गया है। अर्थात 6 घंटा 3 अर्धायु काल है तो एक अर्धायु काल हमें इस जानकारी से 2 घंटा ज्ञात हो गया है। अब हमें 15/16 अंश के 6 का समय पूछा है, तो एक बार फिर हम 15/16 अंश 6 होने पर जो शेष बची हुई सक्रिय उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थ की अंश मात्रा है उसे ज्ञात करते हैं। तो वो मात्रा जो उपस्थित है वो प्रारंभिक मात्रा और क्षय हुई 15/16 अंश का अंतर हो गई, जो 1/16 भाग है प्रारंभिक मात्रा का। 16 को अगर हम 2 की घात 4 समझें तो ये जो स्थिति है 15/16 भाग 6 होने की स्थिति या 1/16 भाग उपस्थित रहने की स्थिति वो 4 अर्धायु के संगत है। एक अर्धायु हम ज्ञात कर चुके हैं 2 घंटे, तो 4 अर्धायु हमें ज्ञात हो गई 8 घंटे। तो 8 घंटे बाद इसी रेडियोधर्मी पदार्थ का 15/16 अंश क्षय हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी नमूने में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे के अंतराल के बाद प्रारंभिक मान का केवल 12.5% 12.5% रहती है, अर्थात 97% 97.5% अंश क्षय हो गया है। तो हमें इस रेडियोधर्मी नमूने की अर्धायु काल को ज्ञात करना है। उपस्थित 12.5% अंश का मतलब है 12.5 में 100 का भाग से प्राप्त राशि 1/8। 8 को अगर हम 2 की घात 3 समझें तो ये 6 घंटे का अंतराल प्रारंभिक मान का उपस्थित मात्रा 12.5% या 1/8 रहना 3 अर्धायु समय काल है, क्योंकि एक अर्धायु के बाद आधा, 2 में 1/4 और 3 में 1/8 रहता है। तो 12.5% मात्रा 3 अर्धायु काल में आएगी और 6 घंटा अगर 3 अर्धायु काल है तो एक अर्धायु 2 घंटे के बराबर हो जाएगी। और यही पदार्थ 8 घंटे बाद 4 अर्धायु की स्थिति में 1/16 केवल 6.25% रह जाएगा। और इसी तरह से 10 घंटे के समय काल में जब 5 अर्धायु हो जाएगी तो 1/32 या केवल 3.125% रह जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु काल दिया हुआ है 24 दिन है। अब अगर इसकी 32 मिलीग्राम पदार्थ मात्रा एक बक्से में बंद कर दी जावे और उस बक्से को 120 दिनों बाद खोला जावे तो उस बक्से की कितनी मात्रा इन 120 दिनों में क्षय हो जाएगी। तो ध्यान रहे हम क्षय मात्रा की गणना तभी कर पाएंगे जब हम उपस्थित मात्रा की गणना कर लेंगे। और यहाँ जो अध्ययन का समय काल है 120 दिन वो 24 दिन का 5 गुना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अध्ययन काल समय है वो रेडियोधर्मी पदार्थ की 5 अर्धायु काल का संगत मामला हो गया है। और ऐसी स्थिति में उपस्थित मात्रा किसी n अर्धायु काल के बाद प्रारंभिक मात्रा की 2/n अंश रह जाती है। और अगर n 5 अर्धायु के संगत 5 है तो 2 की घात 5 32 के बराबर है। प्रारंभिक मात्रा 32 मिलीग्राम है तो 5 अर्धायु 120 दिन के बाद रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रिय उपस्थित मात्रा केवल 1 मिलीग्राम रह जाएगी। अब हम 6 मात्रा को प्रारंभिक मात्रा में उपस्थित मात्रा का अंतर करके ज्ञात कर सकते हैं। और वो शुरू में 32 मिलीग्राम थी, वर्तमान में 1 मिलीग्राम है और अंतर 31 मिलीग्राम इन 120 दिनों में क्षय हो गया है। तो 120 दिनों में इस रेडियोधर्मी पदार्थ की जिसकी अर्धायु 24 दिन है क्षय हुई मात्रा 31 मिलीग्राम 31/32 अंश हो गई है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए अर्धायु वह समय काल जिसमें वो आधा क्षय और आधा शेष रहता है, तथा मध्य आयु जिसमें वो 63% लगभग क्षय होके 37% उपस्थित रहता है, उन दोनों के बीच में अर्धायु और मध्य आयु के बीच में संबंध भी पूछा जाता है। तो हमने जाना कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में जो विघटन की प्रक्रिया है वो एक स्वप्रेरित स्पॉन्टेनियस क्रिया है जो निरंतर सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल तरीके से कार्यरत रहती है। लेकिन ये एक रैंडम प्रक्रिया है, यादृच्छिक घटनाक्रम है। हम समझ सकते हैं कि 5 अर्धायु काल में पदार्थ की 32 उपस्थित
प्रारंभिक नाभिक संख्या में से 31 अंश विघटित हो जाएगा और केवल एक अंश बिना विघटन के लिए उपस्थित रहेगा। अर्थात 6 प्रक्रिया की सांख्यिकी की दृष्टि से एक निश्चित संभावना है। 5 अर्धायु में 31/32 अंश तो 6 हो जाएगा और 1/32 अंश ही अविघटित शेष अविनाशी रूप से रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उन 32 नाभिकों में से कौन सा नाभिक अविघटित अविनाशी रहेगा, या जो 31 क्षय हुए हैं उन 31 में सबसे पहले कौन सा नाभिक क्षय होगा। ये बताना भी असंभव है कि कोई एक विशेष परमाणु या नाभिक कब विघटित होगा, क्योंकि ये सब संयोग पर आधारित है और प्रायिकता के नियमों द्वारा निर्धारित रहते हैं। तो हम एक अकेले नाभिक के लिए यादृक्ष घटनाक्रम होने के कारण, अनिश्चितता की स्थिति होने के कारण कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन एक समूह के लिए 6 के नियमानुसार एक सांख्यिकी घटनाक्रम होने के कारण हम कह सकते हैं कितना अंश विघटित होगा और कितना अंश अविघटित रहेगा। चूंकि नाभिकीय क्षय एक सहज स्वतः प्रेरित स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है, इसे हम किसी भी बाह्य भौतिक रासायनिक कारक से प्रभावित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जो परमाणु पहले विघटित हो जाते हैं उनका जीवन काल छोटा होगा और बाद में विघटित होने वाले नाभिक या परमाणुओं का जीवन काल अधिक होगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ के समूह में सभी परमाणुओं की 6 प्रक्रिया का औसत जीवन काल सभी परमाणुओं के जीवन काल को जोड़कर उसमें कुल परमाणु संख्याओं का भाग देके हम ज्ञात कर सकते हैं। और अगर एक छोटी डीएन संख्या t समय बाद विघटित होती है तो डीएन संख्या का जीवन काल t हो गया, और सभी परमाणुओं का जीवन काल का अगर हम समाकलन करके प्रारंभिक संख्या का भाग दे देते हैं तो ये हमारे लिए औसत जीवन काल हो जाएगा। गणना करने पर ये मान क्षयांक के व्युत्क्रम रूप में प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अगर क्षयांक उच्च मान रखता है, उसमें विघटन की दर अधिक है, तो उनकी औसत आयु क्षयांक का व्युत्क्रम कम होगी, और अगर क्षयांक कम है तो औसत आयु ज्यादा होगी, क्योंकि क्षयांक और अर्धायु का गुणनफल एक नियतांक नेचुरल लॉग 2 0.6931 है। तो हम क्षयांक की जगह अर्धायु का रूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने देखा कि औसत आयु अर्धायु काल में 0.693 का भाग देने से आएगी, और अगर इसे हल करें तो ये अर्धायु काल का 40% अधिक मात्रा 1.4 गुना औसत आयु हमें प्राप्त हो गई है। अर्थात एक रेडियो सक्रिय क्षय में औसत आयु का मान अर्धायु का 1.4 गुना है। t समय बाद उपस्थित मात्रा प्रारंभिक संख्या n नोट के साथ n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t रूप रखती है, और एक औसत जीवन काल t एवरेज के बाद उपस्थित संख्या e की पावर माइनस लैम्डा t एवरेज को n नोट से गुणा करने पर आएगी। लैम्डा और t एवरेज एक दूसरे के व्युत्क्रम है और इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर है। तो उपस्थित नाभिकों की संख्या एक औसत जीवन काल के बाद प्रारंभिक संख्या में e का भाग देने से आ जाएगी। e एक संख्या है 2.718 और 1/e का मान आसानी से याद किया जा सकता है 37% के आसपास 0.368 इसे याद किया जा सकता है। 3 दूनी 6 और 6 और 2 8.37 के आसपास ये संख्या उपस्थित मात्रा हो गई है। अर्थात एक रेडियोधर्मी पदार्थ में औसत जीवन काल के पश्चात उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या का केवल 37% है, और इस समय में जो कुल 6 संख्या है वो भी ज्ञात की जा सकती है। प्रारंभिक संख्या में एक औसत जीवन काल के बाद उपस्थित संख्या को घटाने पर उपस्थित संख्या 37% थी, घटाने के बाद ये संख्या 63% हमें प्राप्त हो गई है। यथार्थ में एक औसत जीवन काल के बाद रेडियो सक्रिय नाभिक की कुल 6 संख्या टोटल डिकेड अमाउंट 0.632 प्रारंभिक मान का अंश हो गई है। इसे भी हम याद कर सकते हैं 2 और 3 का गुना 6। तो एक औसत जीवन काल में 6 मात्रा 63% है और उपस्थित मात्रा 37% है। क्योंकि एक औसत जीवन काल अर्धायु काल से ज्यादा है तो एक औसत जीवन काल में कुल 6 मात्रा अधिक 63.2% है। वहीं एक अर्धायु काल में कुल 6 संख्या केवल 50% है, क्योंकि औसत आयु अर्धायु से अधिक है, वो अर्धायु की 1.4 गुना है। इस परीक्षा प्रश्न के साथ आज के इस लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। कहा गया है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की 15 घंटे के बाद उपस्थित मात्रा प्रारंभिक मात्रा की केवल 1/64 रह जाती है। तो हमें उस रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु, औसत जीवन काल और क्षयांक इनके मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ
उपस्थित मात्रा प्रारंभिक मात्रा की 1/64 है और 64 2 की घात 6 है। तो ये जो 15 घंटे का हमें समय दिया गया है वो वस्तुतः 6 अर्धायु काल के संगत है। तो एक अर्धायु काल दिए गए समय 15 घंटे में 6 का भाग देने से 2.5 घंटा 2.5 घंटा हमें प्राप्त हो गया है। हम इस अर्धायु काल को मानक समय इकाई सेकंड में अगर बदलें तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 2.5 घंटे में 9000 सेकंड हो गए हैं। तो इस पदार्थ की अर्धायु 9000 सेकंड है। अब अर्धायु, औसत आयु और क्षयांक आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्षयांक और अर्धायु का गुणा नेचुरल लॉग 2 0.6931 है। तो हम क्षयांक को 0.6931 में 9000 सेकंड जो अर्धायु हमें ज्ञात किया उसका अगर हम भाग दें तो क्षयांक 1/सेकंड यूनिट में हमें प्राप्त हो जाएगा। और औसत आयु, औसत जीवन काल, क्षयांक का व्युत्क्रम उल्टा करने पे 9000 में 0.6931 का भाग देके सेकंड इकाई में हमें प्राप्त हो गया है। हम औसत आयु को अर्धायु को 1.4 गुना करके भी प्राप्त कर सकते थे, जो सीधे 3.5 घंटा हमें प्राप्त हो जाती। उम्मीद है रेडियो सक्रिय 6 प्रक्रिया में अर्धायु की अवधारणा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अर्धायु से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न करना भी आसान हो गया है और इस वीडियो ने आपकी विषय समझ को बेहतर और परीक्षा अनुरूप कर दिया है। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही ज्ञानवर्धक और परीक्षा की तैयारियों में बेहतरीन साधन साबित होंगी। और अगर आपको हमारे परीक्षा उपयोगी नोट्स चाहिए या संशय दूर करने वाली डाउट क्लियरिंग ऑनलाइन क्लासेस का सपोर्ट चाहिए तो इस YouTube चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।